10 साल में पूरा लाइफस्टाइल बदल गया। इतना पैसा केरला में आया, लोगों को पता नहीं है क्या करना है। सब जगह मदरसा, सब जगह मॉस्क बनाया और अपना बिजनेस शुरू किया। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी और आज हमारे साथ है भगवानों का देश कहे जाने वाले केरल से श्री राजेश पिल्लई जी। पहले मैं थोड़ा राजेश जी पिल्लई के बारे में बता दूं कि श्री राजेश जी केरला से चलने वाले तत्वमयी टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिटर इन चीफ हैं और आप मलयालम भाषा में लव जिहाद, कन्वर्जन आदि के मुद्दे समेत दक्षिण भारतीय लोगों को सनातन संस्कृति, वैदिक धर्म के बारे में भी जागरूक करते रहते हैं। आप इनका चैनल यूट्यूब पर देख सकते हैं जो तत्वमयी टीवी के नाम से है। तो राजेश पिल्लई जी, रंग दे बसंती के इस मंच पर आपका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू, सबको प्रणाम। राजेश जी, आदि शंकराचार्य की भूमि और देवताओं का देश कहे जाने वाले केरल से आप आते हैं, लेकिन क्या केरल की भूमि अब भी उतनी ही आदि शंकराचार्य जी की भूमि है जितनी पहले थी? ये सवाल हम इस कारण भी पूछ रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में केरल पुलिस के जवान भारत के धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले संविधान को किनारे करके मुस्तफा के गीत गा रहे थे, वो भी उस भूमि पर जहां पहले घर घर में वेदों के मंत्र गूंजते थे। सही बात है। हाँ जी, राजीव जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपका चैनल से लोगों से बात करने का अपॉर्चुनिटी मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं ये भी आपसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फ्लो नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस कम है ना, इसलिए थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत सीरियस मामला है। ये पुलिस वाले कोई गीत गाने ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है, ये पूरा सीरियस मामला है। आपने ठीक बताया, केरल देवताओं का देवभूमि कहा जाता है। भगवान परशुराम ने केरल बनाया ऐसा विश्वास है और आदि शंकराचार्य जी का भूमि है। स्वामी चिन्मयानंदा वो भी केरल से हैं। रामकृष्ण मिशन का बहुत सारे सन्यासी लोग केरल से हैं। ऐसा मतलब हमारा ट्रेडिशन ऐसा रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है। आपने ठीक बोला कि वेद मंत्र हर घर में पढ़ते थे। इधर वैदिक ट्रेडिशन है, आपको शायद पता नहीं होगा। ऋग्वेद का, सामवेद का अपना ट्रेडिशन है केरला में। ऋग्वेद स्कूल्स थे केरला में, सामवेद स्कूल्स थे। यूनेस्को भी इसका रेफरेंस किया है। और इसके बाद शक्तिपीठ से तांत्रिक पूजा वगैरह कश्मीर में जो होता था वो केरला में भी अपना तांत्रिक परंपरा था। लेकिन ये सारे कुछ अभी चेंज हो रहे हैं। इतना इमीडिएट नहीं है, लेकिन स्लोली चेंज हो रहे हैं। ये प्रोसेस जो है तकरीबन 25-30 साल पहले शुरू हो गया, लेकिन किसी ने इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन आज अभी ये सब सामने आ रहे हैं क्योंकि इनको अपना पॉलिटिकल फोर्स मिल गया, सोशल फोर्स मिल गया, तभी अभी सारे कुछ बाहर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो ये प्रोसेस तो कम से कम 30 साल पुराना है। ये तो मैं बता रहा हूँ, अभी सब एविडेंट है। अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊं। बिल्कुल राजेश जी। इसका तीन रीजंस मैं बता रहा हूँ। एक तो सोशल रीजन है, दूसरा पॉलिटिकल रीजन है और तीसरा रिलीजियस रीजन है। सोशल रीजन आपको शायद पता होगा, केरल में बहुत पहले क्रिश्चियनिटी आए थे, बहुत पहले इस्लाम भी आए थे। वो ट्रेडर्स वगैरह इधर आया था। 2000 साल पहले ये सब कुछ केरला में आया था। लेकिन उसके बाद भी केरला एक हिंदू ट्रेडिशन केरला में थे, बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन इसको एक कब चेंज हुआ, जब से ये गल्फ मनी केरला में आना शुरू हो गया, तो लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया। 10 साल में पूरा लाइफस्टाइल बदल गया। इतना पैसा केरला में आया, लोगों को पता नहीं है क्या करना है। सब जगह मदरसा, सब जगह मॉस्क बनाया और अपना बिजनेस शुरू किया। तो लेकिन हिंदू लोगों का पास पैसा नहीं था, उस टाइम पैसा नहीं था, उनका पास लैंड था। उन्होंने, आपको पता है, जहां 1000 रुपया मिलते हैं वो आके बोलते हैं कि 3000 दे दूंगा, आप लिख के दीजिए हमको। ऐसे पूरा लैंड चला गया।
बिजनेस नहीं है अभी हमारे पास, हिंदू उसका पास बिजनेस नहीं है, ये सारे माइनॉरिटी डोमिनेशन में चला गया। अभी ये 30 साल का प्रोसेस का बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आइदर क्रिश्चियन या मुस्लिम लोगों का साथ है, मतलब वेरी वेरी लेस विथ हिंदूज नाउ, वो भी उधर भी डोमिनेशन है। वैसे पूरा माइनॉरिटी स्टेटस इधर सिर्फ एक ऑफिशियल रेफरेंस है। एक्चुअली केरला में माइनॉरिटीज हिंदूज है, मुसलमान या क्रिश्चियनिटी नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी किसको कहा जाता है? जो लोग वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, जिनका पास पैसा नहीं है, जिनका पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको माइनॉरिटी कहना चाहिए। अगर ऐसा देखा जाएगा तो केरला में माइनॉरिटीज तो हिंदूज है। बिल्कुल, ये तो सोशल इशू है। अगर सोसाइटी में उनको वो इतना पावरफुल हो गया, नेचुरली ये पॉलिटिकल पावर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अभी वो भी दिखाई दे रहे। इधर सारे क्रिश्चियन पार्टीज, मामला तो बहुत सिंपल है राजीव जी, मैं बता रहा हूँ। हर इलेक्शन में क्रिश्चियंस अपना तरीका से एक साथ वोट कर लेते हैं, मुस्लिम लोग अपना अस मुस्लिम्स दे वोट, लेकिन हिंदूज पॉलिटिकली वोट कर लेते हैं। क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स दे वोट अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, वेयर एज हिंदूज वोट पॉलिटिकली। यही तो प्रॉब्लम है। हिंदू वोटर्स कई कांग्रेस को देगा, कई बीजेपी को देगा, और सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी को देगा। लेकिन क्रिश्चियंस डिसाइड करेगा किसको देना है इस बार, मुसलमान डिसाइड करेगा इस बार किसको देना है, और वो डिसाइड करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी मुस्लिम वोट मदरसे तय करते हैं और ईसाइयों के वोट चर्च तय करते हैं, कम्युनिस्ट लाल झंडा देखते हैं। इन सब के बीच हिंदुओं को पता नहीं वो कहाँ वोट करे, किसे करे, क्योंकि मंदिर तो राजनीति से दूर रहते हैं। एकदम ठीक, कोई हिंदू वोट ऐसा नहीं है। लोगों को हिंदू वोट चाहिए, हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन हिंदू वोट बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है केरला में। वही तो प्रॉब्लम है। लेकिन अदर साइड में वही है बस। मतलब आप एक मुसलमान को पूछो वो क्या है, वो बोलेगा मैं कम्युनिस्ट हूँ या कांग्रेस हूँ, लेकिन जब इलेक्शन आएगा वो लोग एक साथ डिसाइड करेगा कहाँ वोट डालना है इस बार। यू अंडरस्टैंड? तो उनका पास पैसा है, उनका पास सोशल इंपॉर्टेंस है, और उनका पास अभी पॉलिटिकल पावर भी है। और इसका ऊपर है ये कन्वर्शन वगैरह जो इधर होता है, और कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस, सारे एंटी हिंदू हैं। तो सिचुएशन मामला बहुत गंभीर है, वैसे बहुत सीरियस है। लेकिन लोग अभी तक इसका सीरियसनेस कितना, मतलब सारे इंडिया में केरल का ये प्रॉब्लम का ये सिचुएशन कितना सीरियस है, कितना गंभीर है, मुझे पता नहीं लोगों का समझ में आया या नहीं। हम लोग सालों से यही बोल रहे हैं, लेकिन हमको कम्युनलिस्ट बोल रहे हैं, आप हमेशा ये कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं, आप क्या है, आप कम्युनल है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन हमको पता है क्या होने वाला है अगला 10-15 साल में, इसलिए बोल देता हूँ। अच्छा राजेश जी, ऐसे में एक सवाल और उभर कर आता है, आखिर केरल ही क्यों? चाहे ईसाई मिशनरीज रही हो या फिर इस्लाम, दोनों का कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट केरल ही रहा, क्योंकि बताया जाता है कि हिंदुस्तान में पहला चर्च भी केरल में ही बना और पहली मस्जिद भी। सही बात है, सही बात है। इसका एक रीजन जियोग्राफिकल है, क्योंकि आपको पता है हमारा कोस्टल लाइन है, इधर समुद्र का किनारे 580 किलोमीटर्स हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, मतलब अरेबियन सी है। तो जो भी क्रिश्चियंस है और जो भी मुस्लिम ट्रेडर्स, ये सब लोग ट्रेडिंग के लिए आया केरला में पहले। मतलब ये सब लोग सीधा आके केरला में लैंड किया। आप क्रिश्चियंस का बात ले लीजिए, 2000 साल पहले क्रिश्चियंस केरला में आया। ये लोग इलायची, ब्लैक पेपर, काला मिर्च वगैरह ट्रेड करने के लिए केरला आया था। तो ये अपने साथ, उसके साथ अपना रिलीजन भी लेके आया। और इधर हमारा महाराजा लोग, वो लोग इतना क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, वही था उनका मोटो।
वो इनको ले लिया अपने साथ और चर्च बनाने के लिए या मॉस्क बनाने के लिए लैंड भी दिया उनको, इधर बसाया उनको, सोशल इन्फ्लुएंस दिया, सब कुछ किया। ये हिंदू, हमारा सारे महाराजा हिंदू थे, पक्का हिंदू थे, अभी भी उनका फैमिलीज है वो सब हिंदू लोग हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सनातन धर्म का संरक्षण भी करता है, लेकिन वो इनका तो अंदर जो है हिंदू का वो विचार है ना, सारे लोग हमारा है, जो भी भगवान है हमारा है। पॉलिटिकल क्या होगा इनको पता नहीं है और वो सोचता भी नहीं है। सारे इंडिया में वैसे ही है, लेकिन इधर थोड़ा ज्यादा था। आपको शायद सुन के हैरान होगा, जो पहला मस्जिद जिसके बारे में आप बता रहे थे वो कोडुन्नल्लूर बोल के एक जगह है, कोडुन्नल्लूर चेरमान मस्जिद, दैट वाज द फर्स्ट मस्जिद इन इंडिया। आपको पता है वो कैसे बनाया? उधर एक मंदिर बनाने के लिए सारे सामान रखा था। जब ये लोग आके बोला कि हमें एक छोटा सा मस्जिद चाहिए, ये सामान लेके उनको दिया। जो मंदिर बनाने के लिए सामान वगैरह लकड़ी वगैरह रखा था वो महाराजा ने इनको दिया और लैंड भी दे दिया। यानी अपने हाथ से बना कर दे दी? अपने हाथ से बना के दे। वो देखने में अभी भी मंदिर जैसा लगता है, वो मॉस्क जैसा नहीं लगता। अभी वो लोग थोड़ा चेंज किया है, लेकिन दूर से देखने में एकदम पक्का केरला टेम्पल आर्किटेक्चर है वो चेरमान मस्जिद का। क्रिश्चियंस का भी ऐसा ही है, वो भी ट्रेड के लिए केरला आया, उनको भी 500 साल पहले वास्को डी गामा आया, फ्रेंच लोग आया, डच, फ्रेंच, इंग्लिश सब लोग आए इधर। तो ये वेस्टर्न कोस्ट सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, समुद्र का किनारे है, सीधा केरला आके लैंड किया ये लोग। हाँ, मसलन सड़क परिवहन या वायुयान नहीं थे, जलमार्ग था और सीधा नाव या जहाज केरल आकर रुकते थे। एग्जैक्टली। और इसमें एक और चीज है, ये जो मेरा अपना थियरी है, मैं कई दूसरा जगह देखा नहीं, लेकिन अपना थियरी ये है कि जैसे एक क्रिश्चियंस इधर आके अपना एजुकेशन सब कुछ मिशनरी लोग जो शुरू किया है, वैसे दैट वाज वन रीजन व्हाई कम्युनिज्म हैड ए ग्रोथ इन फिनोमिनल ग्रोथ इन केरला। क्योंकि ये जो क्रिश्चियंस थे या मुसलमान थे, इनका सिस्टम सारे एंटी हिंदू थे। मतलब ये लोग आके हमको बोलता है कि आप लोग क्या सातान का पूजा करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, इतना सारे भगवान लोग कैसे होगा, एक ही भगवान है और वो हमारा है, आप हमारा जैसा जियो, हमारा सबसे मतलब मॉडर्न विश्वास है, आप लोग इतना पुराना विश्वास आपका ठीक। तो ये इनका जो एजुकेशन सिस्टम में ये लोग यही हमको बताया, हिंदूज को इंफीरियर बनाया। तो जिसको अपना ट्रेडिशंस पे, अपना रिलीजियस बैकग्राउंड पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो कम्युनिस्ट बनने का, जो हिंदू है वो कम्युनिस्ट बनने का चांसेस और भी ज़्यादा है। आपको समझ में आया? इधर वो कन्वर्ट करेगा क्रिश्चियनिटी या मुसलमान जिसमें, अगर कन्वर्ट नहीं होगा पॉलिटिकली वो कम से कम कम्युनिस्ट तो हो जाएगा। बिल्कुल राजेश जी। और केरला में एक और चीज है, जो कम्युनिस्ट हिंदूस है वो एकदम एंटी हिंदू है, वो मंदिर नहीं जाते, वो अपना कोई ट्रेडिशंस पालन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन इधर का जो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट है, मुसलमान कम्युनिस्ट है, वो लोग अपना रिलीजियस बिलीफ भी रखता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी को। लेकिन हिंदूस अगर मंदिर गया, ये अपना कम्युनिस्ट पार्टी से उनको निकाल जाएगा और उनका अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ऐसा बहुत केसेस है हमारे पास। राजेश जी, आपकी बातों से एक और सवाल निकल कर आता है कि फिलहाल अगर केरल को हम 4 विचारधाराओं में बांट कर देखें तो पहला इस्लाम, दूसरे नंबर पर चर्च की विचारधारा, तीसरा कम्युनिज्म और चौथा बचा खुचा सनातन संस्कृति यानी वैदिक धर्म। इन सब का आपसी घालमेल कहो या तालमेल वहाँ कैसे बैठता है और फिलहाल वहाँ हिंदुओं के हालात कैसे हैं? नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो बताया था अभी। ये जो तीनों विचारधारा है, जैसे कम्युनिज्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जैसे मुसलमान है, ये तीनों आपस में नहीं लड़ते और आपस में एनक्रोच भी नहीं करते, लेकिन ये सारे एंटी हिंदू हैं। इनका सारे सब लोगों का टारगेट हिंदू कम्युनिटी है।
वैसे मैं बता रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी या मुसलमान, इस्लाम कम्युनिटी, उनके लिए हिंदू हमेशा टारगेट है कन्वर्शन के लिए, जो भी है सबके लिए हिंदू टारगेट है। क्रिश्चियनिटी कभी भी किसी मुसलमान का घर जाके कन्वर्ट करने का कोशिश नहीं करते। इस्लाम लोग भी कभी क्रिश्चियंस का साथ कन्वर्शन का कोशिश, वो जो लव जिहाद वगैरह आप सुना होगा केरला में, 95% ऑफ द गर्ल्स बिलोंग टू हिंदू कम्युनिटी, वो भी बैकवर्ड कम्युनिटी। इनको ऐसा टारगेट करके इनको कन्वर्ट करके उनको लेके गया। अभी भी हो रहे, अभी भी हो रहे, लेकिन ये सारे हिंदू से टारगेट। और कम्युनिस्ट लोग आपको पता ही है, कम्युनिस्ट लोग एंटी हिंदू है, वैसे भी उनका विश्वास का अगेंस्ट है हिंदुइज्म। सो इनका आपस में इनका कोई लड़ाई नहीं है वैसे, लेकिन हम सबका टारगेट है, तीनों ग्रुप का टारगेट केरला हिंदूज है। और अभी टेक्निकली स्पीकिंग हिंदूज मेजॉरिटी बोलते हैं, 54% बोलते हैं केरला में, लेकिन उतना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी अपना हिंदू नेम्स यूज करते हैं, क्योंकि इनको सरकार से वो SC ST मतलब इनको रिजर्वेशन वगैरह मिलता है ना। यानी क्रिप्टो क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है। सारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हिंदूज अब ऑलरेडी इधर माइनॉरिटी बन चुका है, और लेकिन माइनॉरिटीज का कोई फैसिलिटीज भी नहीं है। सिचुएशन इज वेरी बैड दैट वे। और अपना पास सोशल इम्पोर्टेंस के लिए पैसा नहीं है, लैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मुस्लिम्स के साथ आपको पता है मुस्लिम्स क्या करते हैं, ये लव जिहाद वगैरह होता है। लव जिहाद सिर्फ लव जिहाद नहीं है, इधर फूड जिहाद है। हलाल मीट का आपको पता है, हलाल मीट में इधर कंट्रोवर्सी क्या चल रहा है। फूड जिहाद है, ड्रेस जिहाद है, सब कुछ है। इनका ड्रेसिंग स्टाइल केरला का सब कुछ चेंज हो रहा है अभी। राजेश जी, एक और छोटी सी बात, कुछ समय पहले कि मैं केरल आया था, तब मैंने कालीकट कोझिकोड में केरल के मुस्लिमों को बड़ी संख्या में अरबी ड्रेस में देखा। यह सब देखकर कई बार लगा जैसे मैं भारत में नहीं बल्कि किसी अरबी देश, कतर, ओमान या सऊदी अरब में खड़ा हूँ, या फिर लगता था जैसे भारत का हिस्सा नहीं है, अरब देशों का हिस्सा है। आप लोग तो वहाँ रहते हैं, आप लोग कैसे ये सब देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर आप लोगों को इसकी एक आदत पड़ गई? आदत बनने का कोई सवाल ही नहीं है। क्या आदत है, हम इसको ओपोज करते हैं, ओपोज करते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है क्या करना है। लेकिन ये बात आपने ठीक कहा, पिछले 30 साल में जो चेंज हुआ मैंने पहले बताया, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। मेरे पास एक तस्वीर है, मैं देखा था 70 ईयर्स बैक, एक कोझिकोड में, जो कैलिकट आप बोलते हैं, कोझिकोड में एक फुटबॉल मैच का गैलरी का पिक्चर है। उसमें सारे लेडीज बैठे हैं और वो मैच देख रहे हैं। एक भी पर्दा नहीं है। पर्दा आप समझते हैं ना, बुर्खा जो बोलते हैं, एक भी बुर्खा उसमें आप दिखाई नहीं देगा आपको। लेकिन अभी उधर एक मुस्लिम वुमन को विदाउट बुर्खा देखना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग इतना स्ट्रिक्ट से अपना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें पढ़ा लिखा लोग भी है और बाकी सब लोग हैं। ये केरल का पिछले 30 साल से जो चेंज मैंने बताया, वही चेंज का सबसे बड़ा नमूना है। और ये सिर्फ ड्रेसिंग में नहीं है, फूड हैबिट्स में भी है, और उसका ऊपर ये बिजनेस भी है। बिजनेस वो लोग अपना दुकान से खरीदते हैं, अपना अपना इकोनॉमी आपस में वो सपोर्ट करते हैं। वो उनका अपना ट्रेडिशन है, ऐसे ही चेंज हो गया वो। और ये सिर्फ कोझिकोड का बात नहीं है, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट इज ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट इन केरला। मलप्पुरम आपको पता है, जो रमजान का टाइम में उधर खाने पीने के लिए कुछ मिलना मुश्किल है दिन में, रमजान टाइम में। आपको पता है, हिंदूज का होटल है, क्रिश्चियंस का होटल है, वो कोई होटल नहीं खोलता। खोलने से इनका मजहब खतरे में आ जाता है, खतरे में है, और वो आके बोलते हैं कि आप बंद कर लो। ऐसा न्यूज़ भी आया था। और स्कूल्स में
इधर स्कूल्स में फ्री मील्स मिलता है दिन में, मतलब लंच मिलता है, वो लंच भी इन्होंने बंद किया था। फिर हम लोग जैसे तत्वमयी जैसा मीडिया बहुत शोर मचाया, पुलिस को कंप्लेन किया, गवर्नमेंट से कंप्लेन किया, फिर वो वापस आया। फ्री लंच भी बंद किया था ये लोग। तो जहां भी वो, मतलब आपको पता है, जहां भी वो मेजॉरिटी में आता है ना, वो क्या करता है, अपना अपना नियम है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो कश्मीर हो या मलप्पुरम हो, हर जगह ऐसे ही करते हैं। शरिया ला। या ऐसा ही है, ऐसा ही शरिया लॉ है, शरिया लॉ है। लेकिन केरला में इतना ईजी नहीं है, क्योंकि हमारा जैसा लोग भी है ना, हम कश्मीर पंडित तो है नहीं, कश्मीर पंडित लोगों को भागना पड़ा उधर से, लेकिन हमारे लिए, हम विदाउट फाइट वी विल नॉट। राजेश जी, अंत में मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि कश्मीर और बंगाल के बाद केरल का भविष्य क्या होगा? कश्मीर बंगाल के साथ केरल को कैसा जोड़ेगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो है वो इस्लामिक टेरर और इस्लामिक थ्रेट है। वो केरला में, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रत्यक्ष में है अभी। आपको पता है जो इस्लामिक स्टेट टेरर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से जो गया, सबसे ज़्यादा लोग गया केरला से, आपको पता होगा ना। हाँ, ISIS ज्वाइन किया, खुरासान में चले गए। खुरासान जो, ये सिर्फ IS का बात नहीं है, आपको पता होगा कि कश्मीर में जो एक मुठभेड़ हुआ हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ, कुछ लोग पाकिस्तान क्रॉस करना चाहता था, और उसमें भी था वो 2006 या 2008 में था, उसमें भी केरला से लोग थे, जो केरला से कश्मीर जाके कश्मीर से पाकिस्तान क्रॉस करना चाहता था। तो द सिचुएशन, द थ्रेट इज रियल। क्यों केरला में अभी टेरर अटैक्स वगैरह नहीं होता? इसका एक रीजन ये है कि केरला इनके लिए सबसे सेफ, सुरक्षित स्थान है, क्योंकि जो केरला में है, अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट भी करता है, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इधर का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इधर उनको प्रोटेक्ट कर लेता है, ये सबको पता है। बिल्कुल, PFI जैसे संगठन भी शामिल है। PFI का ये जो लास्ट इलेक्शन में PFI का पॉलिटिकल विंग है, SDPI बोल के, SDPI का नेता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम लोग 2031 तक हम लोग केरल रूल करेंगे, और 2047 तक हम भारत हमारा कब्जे में आएगा, मतलब भारत का संविधान हमारा कब्जे में आएगा। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा बताया। केरल एक सिग्नल है, केरल एक सिग्नल है, ये सिग्नल समझना बहुत ज़रूरी है, और इस सिग्नल समझ के इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। वो केरल इतना दूर है और एक छोटा सा स्टेट है, उधर जो भी होगा हमें क्या है, ऐसा सोचना नहीं। ये मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों को। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के बीच अपना बेहद कीमती समय दिया, और मैं दर्शकों से भी साधारण अनुरोध करता हूं कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी केरल के ताज़ा हालात का पता चले। साथ ही तत्वमयी टीवी को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि राजेश भाई जी जैसे लोग सनातन संस्कृति, अपनी वैदिक धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाते रहे, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच सोशल मीडिया एक पुल का काम करता रहे। थैंक यू, नमस्ते, नमस्ते जी।